सियाचिन अपने आप में इतना डिफिकल्ट टेरेन है और हम लोग कॉमन लोग नहीं समझते कि उसका क्या स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस है। नेहरू जी जैसे लोगों ने कह दिया था यहाँ तो बर्फ का कुछ नहीं उगता है, यहाँ क्या करना है। भाई देश की मिट्टी हो 1 इंच भी हमारे लिए कहीं भी है, वो हमारे लिए सिर माथे पे है। देखो मणिपुर में क्या हो रहा है, क्यों अभी तक उसको नहीं हम रोक पा रहे। मणिपुर में दिक्कत ये है कि वहाँ पर वो बड़ा इनएक्सेसिबल एरिया, बहुत खराब एरिया, वहाँ डेवलपमेंट नहीं है। वहाँ पे दो मेतीज हैं और कुकी नागाज हैं, कुकी, वो सब लोग आपस में भिड़े हुए हैं। उसमें रिलीजन का कोई लेना देना नहीं है। हम लोग कभी अपनी कंट्री के बारे में नहीं सोचते हैं। आर हिस्ट्री हैज़ बीन मैनिपुलेटेड इन सच वे कि हम लोग जो है ना बड़ा लिमिटेड व्यू से देखते हैं। हम जब 10th में थे, अकबर के ऊपर एक चैप्टर, औरंगजेब के ऊपर एक चैप्टर, शाहजहां के, भाई आपके पूरे के पूरे किंगडम चले गए। चोला किंगडम के ऊपर पूरा एक चैप्टर था बस। हमारे पॉलिटिशियन जैसे साउथ में वो वो डिवाइड करते हैं, वो कहते हैं हिंदी नहीं बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे। भाई सबसे ज्यादा कनेक्टिव लैंग्वेज है, अब कनेक्ट करना पड़ेगा, एक दूसरे से कनेक्ट करना चाहिए। हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है इंस्पायर्ड फॉर इम्पैक्ट के एक और नए एपिसोड में। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके लिए हम ऐसे और इम्पैक्टफुल एपिसोड्स लाते रहें। हर हर महादेव सर, वेरी वार्म वेलकम टू आवर शो इंस्पायर्ड फॉर इम्पैक्ट। हम लोग बहुत ग्लैड हैं आपको आज अपने साथ यहाँ पाकर। तो सर, जैसे कि आपने इंडिया को सर्व किया इतने टाइम तक और आपको वीर चक्र भी मिला, सो जब वो सम्मान आपको मिला तो हाउ डिड यू फील, कैसा महसूस किया आपने? थैंक यू निधि। इट्स वेरी गुड कि मैं आपने मुझे इस पॉडकास्ट पे इनवाइट किया और मैं आपसे इस बारे में बात करना करूँगा। तो वीर चक्र जो है एक सोल्जर की लाइफ में एक सम्मान है जो उसको भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी देते हैं और राष्ट्रपति भवन में ये होता है। तो जरूरी है कि ये मतलब हर एक इंसान के लिए एक बड़े गर्व की बात होती है कि वो देश के सर्वोच्च जो अपने सेनापति है, जो हमारे कमांडर इन चीफ हैं, भारत के राष्ट्रपति, उनके द्वारा मुझे राष्ट्रपति भवन में ये सम्मान मिला। ये बड़े गर्व की बात थी मेरे लिए, फीलिंग अच्छी थी। और उससे भी बड़ा सम्मान मुझे लगा जब मेरे पिताजी ने मुझे लड़ाई के बाद देखा और उन्होंने बोला कि आई एम प्राउड ऑफ यू। तो वो मेरे लिए इस सम्मान मिलने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि मेरे फादर ने मुझे एक्नॉलेज किया। नॉर्मली पिताजी लोग अपने बच्चों को कभी भी ऐसे कहते नहीं हैं, महसूस जरूर करते होंगे बहुत बार। जब उन्होंने मुझसे कहा कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, ये वीर चक्र मिलने से बहुत दिन पहले की बात है। जब मैं वापस आया था और आर्मी हॉस्पिटल में एडमिट था, उस समय मेरे फादर आए थे, उन्होंने मुझसे ये कहा था। बट हाँ, यस, वीर चक्र मिलना बड़े सम्मान की बात है और मुझे भी अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। और उस वीर चक्र मिलने के बाद आपकी लाइफ में कुछ चेंज हुआ, कुछ बेटर हुआ, या फिर आपको ऐसा लगा कि कुछ वर्स हुआ, कुछ चेंज वीर चक्र मिलेगा, लोगों का पर्सपेक्टिव आपकी तरफ चेंज हुआ? हाँ, मैं नहीं कह सकता ये, बट हाँ, मेरा जो लड़ाई में मेरा काम हुआ था, उसकी वजह से जो लोग थे वहाँ पर और जिन्होंने मुझे देखा था, पर्सपेक्टिव और जो मेरा काम हुआ था, उसको देख के ज़रूर मेरा वीर चक्र तो एक उसके ऊपर मोहर की तरह है। लेकिन बिना मोहर के भी जो लोगों ने मुझे देखा था, मेरे जवानों ने, मेरे साथ के कलीग्स ने, मेरे सीनियर्स ने, उसकी अलग वैल्यू थी, वो थी। और ऐसा कोई खास चेंज नहीं आया। अब आपको अलंकरण होता है, अलंकरण के बाद आपकी ज़िंदगी जो है आगे चलती है। तो मेरे अंदर कोई ऐसा नहीं आया कि मुझे वीर चक्र मिल गया है या क्या हुआ है। तो अच्छा, आप बात कर रहे कि आपने जब वो ऑपरेशन लीड किया, सो सबको बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन है इस ऑपरेशन के बारे में। जितना हमने न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में पढ़ा, खाली उतना इन्फॉर्मेशन है। बट आप तो वहाँ पर प्रेजेंट थे उस टाइम उस ऑपरेशन में, तो आपकी जुबानी आप थोड़ा सा बताएंगे कि वो ऑपरेशन एग्जैक्टली था कैसे? और उस 6400 फीट की आई थिंक हाइट पे ऑपरेशन रन करना सियाचिन में, 6400 मीटर्स, करेक्ट? दैट इज अराउंड 22,000 फीट। हाँ, तो वो हाइट काफ़ी होती है। तो ऐसा होता है फौज में जब आप सर्व करते हो
तो आपका पोस्टिंग जगह-जगह होता है और इसी तरह से सियाचिन में भी एक पोस्टिंग मिलता है आपको, जहाँ पर आप अपनी बटालियन के साथ जाते हैं और वहाँ पर आपके दिए हुए इलाके के ऊपर जो है आप अपनी पोस्ट्स को कवर करते हैं और वहाँ से दुश्मन को डोमिनेट करते हैं ताकि हमारे तरफ वो एडवांस ना करे या हमें कोई नुकसान ना पहुँचाए। ये जो ऑपरेशन है जिसमें मैंने पार्टिसिपेट लिया, इसका नाम था ऑपरेशन आइबेक्स। ये हमारी बटालियन के नॉर्थ में, मतलब नॉर्थ और सेंट्रल ग्लेशियर के बीच में ये ऑपरेशन हुआ था। ये ऐसा हुआ था वहाँ पर पाकिस्तान का पीछे देखो सियाचिन ग्लेशियर एक 76 किलोमीटर लंबा ग्लेशियर है और इसके बाईं तरफ जो है एक बड़ी रिज है। रिज होती है साल्तोरो रिज। ये साल्तोरो रिज क्या होता है कि ये माउंटेन्स की, कंटिन्यूस माउंटेन्स की जो लाइन होती है उसको, जो टॉप को सबको कनेक्ट करती है, इसको ये रिज लाइन है। इसके दोनों तरफ जो है आपके ढलान होती है, एक हमारी तरफ, और इस सल्तोरो रिज की स्लोप से भी ग्लेशियर निकलते हैं, छोटे छोटे ग्लेशियर जो करीब 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर लंबे ग्लेशियर हैं। वो आकर मेन सियाचिन में मिल जाते हैं और इस तरह से उनके दुश्मन की तरफ भी जो है इस रिज लाइन से ग्लेशियर, क्योंकि ये वाटरशेड की तरह है और ये बहुत लंबी लाइन है, ये करीब 76 किलोमीटर लंबा ग्लेशियर है। तो ये भी 60 के किलोमीटर के करीब लंबी लाइन है, पहाड़ों की कंटिन्यूस माउंटेन्स हैं। इसमें जो है हम जहाँ तक दुश्मन था और जहाँ हम थे, इसके बीच में ये एक गैप था जहाँ पर जो है बहुत टफ टेरेन होने की वजह से दोनों सेनाओं ने कभी उसमें गए नहीं थे। लेकिन 1989 में मार्च के महीने में ये नोट किया गया कि उनकी एक छोटी सी टुकड़ी आके बैठ गई। वो आर्टिलरी ओपी करके होता है, ऑब्जर्वेशन पोस्ट। वहां से वो सियाचिन ग्लेशियर से हमारी पोस्टों को जो रसद जाती थी या हेलीकॉप्टर्स जाते थे उसके ऊपर निगाह रखते थे और कई बार वो आर्टिलरी से फायर करवाते थे। अब इस जगह जहाँ ये लोग बैठे थे वहाँ से जो है एकदम हमला करके निकालना ये आसान काम नहीं होता है। तो वहाँ पर जो है ये प्लान बनाया गया कि इनके ऊपर जो इलाका था वहाँ कहीं बैठ के इनको डोमिनेट किया जाए और इनको नष्ट किया जाए, क्योंकि ये पोस्ट हटनी बहुत ज़रूरी थी, हमारे लिए खतरा बनी है। तो ये एक ऑपरेशन, स्पेशल ऑपरेशन लॉन्च किया गया जिसके लिए हमारी तरफ से 2 टीम नियुक्त की। एक टीम का लीडर मैं था जिसमें मेरे साथ 20 जवान थे और जेसी और जवान। हमारा काम था जहाँ पर हम लैंड करते वहाँ से ये 0.6400, बाद में इस जगह का नाम डोगरा हिल रखा गया, इसके ऊपर जो है हमें पहुँचना था। और दूसरी जहाँ से हम लैंड किए थे और हमारी नज़दीक की पोस्ट से वहाँ तक एक लिंक के लिए एक और रास्ता खोलना। तो इसलिए एक प्लान किया गया कि ये एक टीम ऊपर जाए तो रास्ता खोलना जो है, उस रास्ते में जितनी भी क्रेविसेस हैं उनके ऊपर अगर लैडर लगने हैं या रास्ता बांधना है, रोप, पूरा रास्ता रोप्ड अप होता है क्योंकि वहाँ पर आप रिस्क नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा खतरा होता है अवलांचेस का। तो ये पोस्ट जो है एस्टेब्लिश करने के लिए ये रेकी की गई हमें कि भाई इस जगह जाना है तो कहाँ से रास्ता लेंगे, कहाँ उतरना चाहिए, कहाँ से हमें चढ़ाई शुरू करनी चाहिए पहाड़। और तकरीबन ये मैंने बताया 21-22 हज़ार, तो 16-17 हज़ार पर फिट पर हमें जो है एक जगह हमने चुनी जहाँ पर हमें उतारा गया। और इस ऑपरेशन में जिसमें मेरे लोग जाने से उस जगह तक हमको 40 हेलीकॉप्टर्स मिले। तो मैं पहले सॉर्टी में ही गया था, पहले वाली, सबसे पहले मैं उस जगह पे मैंने लैंड किया था। वहाँ लैंड किया, सारा समय हमारे को 2-3 घंटे तक लगे, वो हेलीकॉप्टर्स बार बार आते थे सामान और आदमी उतार के। उस जगह से फिर हमने शुरुआत की, ये है 11 अप्रैल की बात। और 12 अप्रैल सुबह से हमने जो है रास्ता ऊपर के लिए बनाना शुरू किया। 11 से लेकर 16 तारीख को हम 12 से लेकर 16 तक ये रास्ता खोलने में लगे रहे। और 16 की रात को जब हम
पूरी टीम रोज पूरी टीम जाती थी, मैं भी जाता था आधे रास्ते तक, जहाँ तक क्लाइंबिंग होती थी कि कहाँ से कितना रूट बन रहा था, ताकि देखते रहे हम रूट कैसे बन रहा है। तो पहली दिन जब हम पहुंचे वहां पर ऊपर 16 तारीख की शाम को, तो सिर्फ 2 लोग जा पहुंच सके ऊपर। इतना हमारा सामान, हमारा टेंट, क्योंकि वो लोग रास्ता भी खोलते आ रहे थे, रोप, सबके पास सामान होता है तो आप ज्यादा कैरी नहीं कर सकते, और हाइट पे कुछ भी कैरी करना अपने आप में कितना मुश्किल बहुत मुश्किल होता है। और केरोसिन का, तो पहली रात जब हम पहुंचे तो हमारे पास हम 2 लोग पहुंचे ऊपर, पहुंचा पाई टीम हमारे को 2 लोगों को, और जिसमें केरोसिन का एक जेरिकन, छोटा पप टेंट, आराम करने की जगह, और 2 हथियार हमारे साथ। तो ये हम 16 तारीख को पहुंच सके। और उसमें से भी जो मेरे साथ जो जवान था उसके हाथ खराब हो चुके थे, मतलब बर्फ की वजह से, हाँ, फ्रॉस्ट बाइट हो गया था उसके हाथों में, तो उसको मुझे अगले दिन वापस करना पड़ा। लेकिन नेक्स्ट डे मेरे पास 2 जवान और आ गए थे, तो टोटल हम 3 हो गए थे, 17 को। एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जब 16 को हम लास्ट दिन चल रहे थे, तब पाकिस्तान का एक हेलीकॉप्टर भी आया, वो क्योंकि वो देख रहा था कि इतने सारे हेलीकॉप्टर कहाँ गए, क्या हो रहा है, उनको समझ नहीं आ रहा था कि हम लोग कर क्या रहे हैं। जब उनका हेलीकॉप्टर हमारे ऊपर आया, तब तक हम टॉप पर पहुंच चुके थे, तब उन्हें पता लग गया था कि ये लोग ऊपर पहुंच गए, हमसे ऊपर वाली जगह बैठ गए हैं, अब उनके लिए प्रॉब्लम है। तो ये 17-18 ऐसे हम रोज 2-2, मैंने एक एरिया देखा जहाँ पे हमारी पोस्ट बनी थी, वहाँ पर 50 फुट का एरिया था जहाँ पर हम हेलीपैड बना सकते थे। तो इस बीच में हमारी लैंड से जो पार्टी आ रही थी, वो पार्टी भी हमारे को लिंक कर गई 19 तारीख को। कश्मीर में ये सबसे इम्पोर्टेंट ऑपरेशन चल रहा था, तो जब वो सक्सेस हो गया तो उसके लिए वो बहुत लोग खुश थे कि हम लोग वहाँ उनके ऊपर जाकर बैठ गए हैं। तब मैंने अपने सीनियर कमांडर्स को बोला, मैंने कि इस एरिया में एक हेलीकॉप्टर अगर लैंड कर सके तो हम अपना सामान और बिल्डअप कर सकते हैं, मतलब और आदमी आ जाएं। अभी जैसे हमें मीडियम मशीन गन चाहिए, मीडियम मशीन गन की रेंज होती है करीब 2 किलोमीटर, 1800 मीटर, तो हमारी रेंज बढ़ जाती है, हम दूर तक दुश्मन के ऊपर नुकसान कर सकते। तो उसके बाद उन्होंने जो है एयर ओपी से बात की। एयर ओपी हमारा आर्मी का वो है, क्या बोलते हैं, हेलीकॉप्टर डिवीजन। तो उनसे बात की, उन्हें बोला कि भाई आप जो है यहाँ लैंड कीजिए। वो बोला कि सीलिंग हाइट से ज़्यादा है। हेलीकॉप्टर्स, ये जो चीता हेलीकॉप्टर्स होते हैं, इनकी भी एक फ्लाइंग लिमिट होती है, फ्लाइंग लिमिट, ऑपरेटिंग लिमिट, और ये 21,000 से ऊपर था। मतलब वो ये तकरीबन 22,000 फुट एरिया था, और उनकी सीलिंग हाइट जो है तकरीबन 21,000 फीट होती है। 21,000 फीट काफ़ी हाइट होती है। तो उन्होंने बोला सीलिंग हाइट से, तो अभी हमारे जो सीनियर कमांडर थे उन्होंने बड़ा अच्छा फैसला लिया। उन्होंने बोला चाहे कुछ हो जाए, जब हमारे जवान पहुंच सकते हैं तो आपका हेलीकॉप्टर भी, कोई बात नहीं, अगर एक आध हेलीकॉप्टर क्रैश भी हो जाता है कोई दिक्कत नहीं है, आप लैंड करिए। और इस तरह से हमारे पास 21 तारीख को हेलीकॉप्टर आ गया वहाँ पर। और जब हेलीकॉप्टर आया है तो उसके साथ सामान ऊपर पहुंचने लगा। हमने अपना सिक्योर कर लिया था, मीडियम मशीन गन आ गई, हमारा एमिनिशन आ गया, रॉकेट लॉन्चर, भारी हथियार थोड़े हमने वहाँ पहुँचाने शुरू, आदमी भी आ गए हमारे पास एक्स्ट्रा, आर्टिलरी ओपी भी आ गए। तो ये ऑपरेशन जो है वहाँ पर एक सक्सेस हो गया। अब सक्सेस होने के बाद हम दुश्मन के ऊपर बैठे थे, हम उस जगह को नुकसान पहुंचा रहे थे जहाँ से वो हम, तो हम उनके ऊपर डोमिनेटिंग पोजीशन में आ गए। और पूरे ग्लेशियर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है डोमिनेशन। तो आप ऊपर बैठे हैं, आप नीचे ना उनको हरकत करने देंगे, आप उनका नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो आपकी लड़ाई जो है तकरीबन जीती हुई मानी जाती है। अब ये देखते हुए जो है ना, पाकिस्तानी जो है उन्होंने भी बिल्डअप शुरू किया हैं, चुप तो नहीं बैठने वाले थे। वो भी नहीं बैठने वाले थे चुप। तो उन्होंने जो है अपने तरफ से बिल्डअप शुरू कर दिया, और वो हेलीकॉप्टर के नीचे अंडर स्लंग लाए लोगों को। ये मतलब इतना डेंजर, अंडर स्लंग, लटका कर हेलीकॉप्टर के नीचे लटकाकर, रोप से बांध के नीचे हेलीकॉप्टर अपने सैनिकों, तो वो जैसे उस सैनिक को ऐसे ला रहे थे तो आप लोग उनको शूट कर सकते थे। हम बहुत दूर थे वो, पर जैसे हमने कोशिश भी की, लाइट मशीन गन से फायर भी किया उनके ऊपर, शायद उनके हेलीकॉप्टर को लगी भी, पर उन्होंने बिल्डअप, क्योंकि उनके लिए बहुत प्राइम इम्पोर्टेंस का ऑपरेशन बन चुका। और ऐसे अंडर स्लंग लाना भी बड़ा डेंजरस है, उनको उन्होंने अपने सैनिकों के साथ खिलवाड़ किया
कि क्योंकि एक तो जब सियाचिन में -40 -50 टेम्परेचर होता है और आप जब हेलीकॉप्टर से फ्लाई करते हैं तो पूरी हवा नीचे आती है, तो वो बंदा फ्रीज हो सकता है। पर उन्होंने मेहनत करने की जगह आसान रास्ते से लोगों को लाने की कोशिश की, और जब हमने ये देखा, हमने नीचे रिपोर्ट किया, पहले लोगों ने माना ही नहीं, बोला ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे तो मर जाएगा आदमी, जो भी आएगा ऐसे वो बचेगा नहीं। तो जब मैंने कि नेक्स्ट बार ये लाते हैं तो मैं आपको बताऊंगा, तो फिर हमारा हेलीकॉप्टर एयरबोर्न हुआ, उसने भी देखा कि इस तरह से ला रहे हैं, तब वो ऑपरेशन में और इम्पोर्टेंट। अभी ये इस पूरे घटनाक्रम में उन्होंने अपना एक और कैंप अपना बढ़ाया, वो दूसरी तरफ से, जो हमारे ग्लेशियर के, मैं आपको वो जगह दिखाऊंगा तो आप देखोगी कि उसमें ना चढ़ने का रास्ता नहीं था, पर भी उन्होंने चढ़ा है, और हमारे बिल्कुल सामने और थोड़ा नीचे आ गए वो, करीब हमारे टॉप से 500-700 मीटर दूर, और थोड़ा 1000-2000 फीट नीचे, वहां पर उन्होंने पोस्ट पहुंचा दी अपनी, वहां से जो है उन्होंने हमले, और दो तरफ से वो हमला करने की कोशिश की। एक हमला तो उनका अच्छा नहीं हुआ। ये जब ये सब हो रहा था, तब इस बीच में मेरे कंपनी में जो हमारा, जब देखा कि इम्पोर्टेंस हो गई है ज़्यादा बहुत और लड़ाई होने का और ख़तरा है, मेरे एक यूनिट ऑफिसर थे वहाँ पर उस समय, मेरे पलटन के 2IC थे, श्यामलाल गौतम, मेजर श्यामलाल गौतम। वो लो मेडिकल कैटेगरी, इतने मोटिवेटेड ऑफिसर थे वो, उनके बैक में प्रॉब्लम थी, और लो मेडिकल कैटेगरी को वहाँ जाना भी अलाउड नहीं होता है कि आप नहीं जा सकते। वो वॉलंटियर करके आए अपने लिख कर, उनको भेजा, क्योंकि मैं जब अपनी फौज ज्वाइन की थी तो वो मेरे पहले कंपनी कमांडर थे, तो उन्हें मुझसे भी बहुत प्यार था, कि तो वो चाहते थे कि ऐसे मौके पर वो मेरे साथ हों, तो वो भी आए वहाँ पर, और उन्होंने फिर हम दोनों ने रेकी की। उन्होंने बोला कि देखो यहाँ बैठने से तो कुछ होगा नहीं, हमें थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा, और हम उसी स्लोप जिस तरफ पाकिस्तान है उस तरफ ही मेन पोस्ट से करीब 500 मीटर दूर एक छोटा सा बम्प एरिया था। वो बम्प एरिया क्या था, थोड़ा फ्लैट एरिया था, करीब 150-200 फुट का, और उसमें ना एक बम्प था, हाइट थी, वो सब बर्फ जमी हुई थी उसमें। तो वहां पर जो है बोला कि एक टुकड़ी आगे रहती है तो वो एडवांस वार्निंग की तरह, प्लस हमले को रोकने के लिए सबसे अच्छी जगह होगी। तो फिर डिसाइड किया कि मैं उस जगह पे पहुंच जाऊंगा। मेरे साथ 4 जवान और थे, हम 5 लोग जो है उस जगह पर थे, वो पहुंच गए, और वहां पर हमने ना सेंट्री पोस्ट बनाई। एक सेंट्री पोस्ट कैसे, बर्फ में गड्ढा खोद के तकरीबन कमर की जितना, उसको एक ट्रेंच बोलते हैं, ट्रेंच में खोला, उसके बाहर आगे की तरफ जो है लाइट मशीन गन लगा दी, एक और 2 सेंट्री की ड्यूटी लगती थी उस जगह में, और उससे करीब 15-20 फुट पीछे हमारा लिविंग का था, जो आर्कटिक स्नो टेंट होते हैं ना, आपने देखे होंगे, गोल छोटे 2-3 कप, ऐसे 2 टेंट थे हमारे पास, वहां पर हम रहते थे। हमारे से 15 फुट ही आ गया था, मतलब इट वाज अ स्मॉल एरिया, बट वहां पर हमने वो लगा दिया। ये 26 तारीख को हम वहां आगे मूव कर रहे हैं। 30 तारीख को शाम को, 28-29 को नीचे से आया कि भाई आप जो है ये टारगेट रजिस्टर करो। अभी आर्टिलरी, इस बीच में हमारे मेन पोस्ट पर उन्होंने फायर कर दी, हमारे ऊपर कर नहीं पाए क्योंकि हम उनकी पोस्ट के नीचे ऊपर से बैठे, मतलब आप विश्वास नहीं करोगे कि वो 15-20 फुट जाने के बाद स्लोप जो नीचे जाती थी, हमसे करीब 50 और 75 फुट के डिस्टेंस पे उनकी पोस्ट थी, हम उनके बिल्कुल ऊपर जाके बैठे थे, बिल्कुल ही ऊपर। तो वहां से मैंने तो उस समय, मेरे को अगर 4-5 लोग और मिल जाते तो मैं नीचे हमला करके वो पोस्ट ले लेता, पर उन्होंने, उस समय आदमियों की बड़ी प्रॉब्लम थी, हम बहुत कम लोग थे ऊपर, और 5 हम आगे आ गए थे, तो मेन पोस्ट पे भी कम लोग थे, तो वो आदमी नहीं मिल पाए, हम हमला नहीं कर पाए। नहीं तो उनका, हमें नहीं पता था कि वो उधर से बिल्डअप कर रहे हैं। उन्होंने 29 और 30 को मुझसे टारगेट फायरिंग कराई, टारगेट पे, मतलब आर्टिलरी का फायर जो है, जो हमारी गन्स थी वो बेस कैंप में 130 मिलीमीटर बोफोर्स गन, और बोफोर्स गन की रेंज बहुत थी, और वो नॉर्मली क्या कर रहे थे, हम ज़्यादा रेंज पे फायर कर रहे थे तो वो एरेटिक फायर हो रहा था वहाँ पर, कभी रेरिफाइड एयर है,
पता लगता नहीं है कहाँ से कहाँ जाता है गोला। तो जब मेरे ऑपरेशन में उन्होंने इस्तेमाल किया इसको, तो वो बिल्कुल करीब 23-24 किलोमीटर, मेरे से 23-24 मीटर पीछे गन थी, और मैं उनको वहाँ से बता रहा था कि कहाँ गोला डालना है, इधर डालना है, उधर। मैंने दिन भर फायर, मुझे दिखाई भी नहीं देते थे, मतलब एक्चुअली राउंड जो है ना बर्फ में धंस जाते हैं, आवाज़ तो आती है बहुत कि कहाँ गिरा, लेकिन बर्फ से वो, जैसे आप प्लेन्स में फायर करो तो कुछ धुआं उठेगा या कुछ धूल उड़ेगी तो पता लगता है यहाँ गिरा, लेकिन ये पता नहीं लगता था। उनको डिग्री से बताना पड़ता कि इतना कम करो, इतना ज़्यादा करो। तो बड़ी मुश्किल से खैर उसमें मेरे को बहुत उस दिन पूरा फायरिंग कराना पड़ा। पीछे से वो 3-3 राउंड फायर कर रहे थे। तब मुझे जाके एक बार मुझे लगा बहुत क्लोज गिरा है, और मैंने साइड को हमारी वो जो रिज लाइन थी, ये रिज लाइन जो ऊपर टॉप पे थी जिस पे हम थे, वो करीब 4-5 फुट चौड़ी थी, बर्फ जमी ही थी 4-5। उसके बाद दोनों तरफ, हाँ, इस तरफ भी स्लोप थी, उस तरफ भी स्लोप थी, और पूरी नीचे तक जा रही थी बिल्कुल। तो वहां पर कोई चांस नहीं था, तो वो मुझे लगा, मैंने देखा तो बाईं तरफ हमारे गिरा है। तो मैंने थोड़ा सा आगे, मैंने बोला 50 मीटर ड्रॉप करो और 50 मीटर राइट करो। तो उन्होंने बोला नहीं, 100 मीटर का गैप देंगे। 100 मीटर का देखा तो वो अगले राउंड जो है उनके ऊपर ही गिरे, पोस्ट के ऊपर आसपास जहाँ भी गिरे। तो चिल्लाने की आवाज आई लोगों को कि वहाँ गिरे हैं राउंड। तो वो टारगेट रजिस्टर हो गया। ये 29 और 30 तारीख के दिन में बात, 29 और 30 तारीख को मुझसे ये रजिस्ट्रेशन कराया फायर, और ये सारे टारगेट जो है हमारे रजिस्टर हो चुके थे। उनका कैंप, जो पोस्ट मेरे सामने थी, और जो पोस्ट जहाँ पर वो आकर बैठे थे दाहिनी तरफ रिज लाइन पर एक जगह जो थी, वो तीनों जगह हमने रजिस्टर कर ली थी, और वो स्लोप रजिस्टर थी। और उस दिन का दिन जो है, हम अपना पोस्ट का बाकी सब काम देखते रहे, सब तैयारी सी करते रहे। और नॉर्मली क्या होता है वहाँ पर, जैसे 2-2 संतरी हम लगाते थे। कभी मैं भी एक बंदे को रिलीव कर देता था, मैं भी संतरी की ड्यूटी मैंने भी की, 2-2 घंटे खड़े होकर। तब वहाँ जवान और अफसर में फिर फर्क नहीं रह जाता, वहाँ पर आप एक टीम की तरह काम करते हो। तो ये 2 संतरी थे, ये बदली होने थे, मतलब 4 से 6 बजे संतरी रिलीव होने थे, तो 5 मिनट पहले चले जाते थे वहाँ पर, वो जाके पोजिशन। अच्छा, ट्रेंच में एक स्टोव होता था जिससे वो गर्म रहे, नहीं तो फ्रीज हो जाएंगे वो, और पैर हिलाते रहना पड़ता था क्योंकि पैर जम जाएंगे। वो -40 -50 टेम्परेचर, आप विश्वास नहीं कर सकते, बहुत ख़राब टेम्परेचर होता है। और वहाँ पर अगर हवा चलनी शुरू हो जाए, विंड चिल हो जाती है, तो वो चिल का इफेक्ट ज़्यादा बढ़ता था। करीब 6 बजे वो संतरी चेंज होके आए, और दूसरे जोड़, अब ये जो संतरी गए थे इनमें जो एक था लांस नायक प्रेम सिंह, वो मेरा बडी हुआ करता था इससे पहले स्टेशन में पोस्टिंग में। तो वो ऐसे ही जब जाने से पहले मैं उसको उठा रहा था, मैं उठ जा, संतरी बदली होना है। तकरीबन 5:30 बजे की बात होगी। बोले सर मेरी चिट्ठी आई है और मुझे ना लड़का पैदा हुआ। मैंने वेरी गुड, तो अब जब नीचे जाएंगे तो मिठाई खाएंगे। तो ये बात उसने मुझे 30 तारीख को ही बताई। उसके बाद वो सेंट्री ड्यूटी पे चला गया। तो सेंट्री जो चेंज करने के लिए आए, वो क्या करते थे, अपने हम 3-3 लेयर्स में सॉक्स पहनते थे, जो स्पेशल सॉक्स थी, सारी इंपोर्टेड होती थी स्वीडन से। और बूट होता था अंदर, छोटा बूट, उसके ऊपर बड़ा बूट पहनते थे। वो बूट ऐसे थे कि आपने बहुत मूवीज देखी होंगी, उसके नीचे क्रैम्पॉन लग जाते हैं, दीज आर क्लाइंबिंग बूट्स। हाँ, उनमें क्रैम्पॉन लग जा, तो वो बूट पहन के वो जाते हैं। दूसरे जो आते हैं वो आकर अपने जूते उतारते हैं, बूट उतारते, तीनों लेयर्स सॉक्स उतारते हैं। उसके बाद इस बीच में पानी गर्म करके रखा होता है जिसमें हमने उबाल के, क्योंकि बर्फ को उबाल के ही पानी बनता है, उबाल के उसमें चाय की पत्ती और ये सब डालते ताकि आपकी अपने आप पैर को धो सको, हाथ को गर्म कर सको, टेम्परेचर से टिश्यूज को वापस ला सको। तो जब वो आए 6:05, 6:10, तो ये अपना उन्होंने ड्रिल करनी शुरू की। वो दोनों अंदर बैठे थे, तो मैं गेट पर बैठा था। मैंने वैसे ही जो है ना एक हथियार, मैंने कि ये चल नहीं रहा है, एक स्टोव जल रहा था, उसके ऊपर वो हथियार रख दिया। मैंने कि ये कम से कम गर्म तो हो जाएगा, कभी जरूरत पड़े तो चला सके। और 6:15 बजे के करीब, 6:20
6:15 और 6:20 के बीच में सडनली टक 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 टक, बिल्कुल फायर जो होता है ना, ऐसे पटाखे की तरह आवाज आती है, और वो हमारे सिर के ऊपर से जा रहे थे, और हमारा संतरीवाला दुश्मन दुश्मन। तो इतना कहना था। ये लोग तो ट्रेंच में बैठे और अपने जूते और सब उतार कर, मैं अकेला बाहर बैठा था। मैंने खड़े होकर देखा तो हमारे सेंट्री के करीब 7-8 फुट आगे, अब मेरी 15 फुट की दूरी थी, तो टोटल मुझसे 20-22 फुट, बहुत कम डिस्टेंस होता है। अगर आप कभी नापोगे 20-22 फुट कोई डिस्टेंस नहीं होता है। 25 फुट लगा लो, 30 फुट लगा लो, ज्यादा से ज्यादा। फायर कर रहे थे, और वो सारे जो है उनका ऑफिसर था एक साथ में, और 4-5 थे वो लोग, और उस रिज लाइन पर वो हमारे सेंट्रीज के ऊपर फायर कर रहे थे। और हमारा सेंट्री जो ये लांछना एक प्रेम सिंह मैं बता रहा हूँ, ये अपना हथियार कॉक कर, इसका हथियार जाम हो गया था, नहीं चला उसका हथियार। अगर वो हथियार चल जाता तो वो 5 को गिरा लेता वहीं, क्योंकि उसके तो 7-8 फुट आगे थे, तो वो हथियार नहीं चला। मैंने कि ये तो फंस गए हम। अब 2 लड़के हमारे ऐसे जूते उतारे बैठे थे, तो वो उनको पहनने में टाइम लगना था, एक सॉक्स। मेरे सामने वाले टेंच में एक रॉकेट लॉन्चर रखा था, हमारा एमिनिशन। तो रॉकेट लॉन्चर मैंने उठाया, और उसमें से एक राउंड, ये हाई एक्सप्लोजिव राउंड होता है, उसमें एक फैक्टर या फिर इम्पैक्ट से बचेगा, नहीं तो उसमें एक सेटिंग होती है 100 मीटर के ऊपर जाकर एयर बस्ट हो जाता है। तो वो सेटिंग लगाई मैंने, राउंड उठा के, और जैसे फायर किया वो चला क्या नहीं, वो ड्रिल के हिसाब से सेफ्टी लॉक ऑन था, तो वो चला नहीं। मैंने फिर आया, मैंने सेफ्टी लॉक खोला, और जैसे ही लिया, वो 4-5 लोग, एक तो रिज लाइन में वो रास्ता ही करीब 4-5 फुट का था, 4-5 फुट की रिज लाइन थी टॉप में, तो उसके ऊपर ही थे वो 4-5 लोग। तो बीच में जहाँ इम्पैक्ट हुआ, वो सारे के सारे उड़ गए। मतलब उसके बाद बिल्कुल साफ हो गया। मैंने दूसरा राउंड भरा, वो भी सेटिंग 100 पे लगाई। मैंने कि इसके पीछे होंगे, तो मैंने कि वो लगाए, उससे एयरबस्ट हो गया, तो 100 मीटर पे जाके वो उनके पोस्ट के ऊपर जो है एयरबस्ट हुआ, जो अगली उनके नीचे पोस्ट थे। तीसरा राउंड भी भरा मैंने, और फिर मेरे को 1-2 लोगों की हरकत लगाई। इस बीच में हमारे जवान जो है अपने जूते पहन के हथियार, वो जो हथियार चल रहा था वही उठा लिया। हमारा वही हथियार चल रहा था बस, बाकी हथियार फ्रीज हो गए थे वो। अच्छा, दूसरा सेंट्री मुझे दिखाई नहीं दिया। मैंने सोचा ये दूसरा सेंट्री शायद गिर गया ट्रेंच में अंदर, और वो बाद में पता लगा वो बैठ के ना हवा में ही फायर कर रहा था। ये तो बाहर था मशीन गन के ऊपर, इसको तो लगी, और ये मैंने जब दूसरा राउंड फायर किया, मैंने इसको गिरते हुए देखा। मैंने ये तो गया। अब इस बीच में ये जो 2 लड़के थे, ये जो है इनमें से एक ने जगह पकड़ी आगे सेंट्री के साइड में, सेंट्री पोस्ट के 3-4 फुट पहले, और वहां से इसने फायर करना शुरू किया। कुछ लोग ना लेफ्ट राइट से क्रॉल करके, एक बंदे को तो उसने सिर पे रख के मारा है गोली, मतलब इतने नजदीक, इतने पास आ गए। वो अटैक उनका एसएसजी का अटैक था। जैसे इंडिया में पैरा कमांडो होते हैं ना, ऐसे ही पाकिस्तान में होते हैं स्पेशल सर्विसेज ग्रुप, एसएसजी। उन्होंने लोगों से अटैक कराया था उन्होंने, बट वो शुरू के 5-6 उड़ गए। उसके बाद ये लड़के ने गिराए 3-4, तो मतलब हम लोग उनका नुकसान ही करे जा रहे थे। हमारा एक लड़का वो चला गया था पहले अटैक में, बाद में पता लगा हमारा दूसरा वाला भी सही था, उसको कुछ नहीं हुआ था, तो वो भी फायर करता रहा। हमारे पास क्या होता था, हम रखते थे 3-3, 4-4 मैगजीन सब अपनी पॉकेट्स में, जो हमारी स्पेशल जैकेट और पॉकेट, उसमें से सबने वो हमने वो निकाल के दे दी। बाकी जो खाली हुई उसको मैंने भरा है वहां पर। अब वो क्या होता है वहां पर ना, एक अंदर के ग्लव्स होते हैं, एक होते हैं हैवी ग्लव्स। उन दोनों ग्लव्स को पहन के आप कुछ नहीं कर सकते, तो आपको जो छोटे वाले ग्लव्स थे, मैं उसमें उसमें से हवा और ठंड रुकती नहीं, पर भरते रहे हमें, क्योंकि उस समय कौन ध्यान देता है। अच्छा, मैंने रेडियो सेट पे ध्यान नहीं दिया। रेडियो सेट पे जब ये सब धमाका हो रहा था, इस बीच में फायर आना शुरू हो गया हमारा अपना, जो हमने रजिस्टर किया था ना पहले दिन, वो या अगले 30 तारीख की सुबह, वो राउंड जो है उनके ऊपर आने शुरू हो गए। बफोर्स, मीडियम मशीन गन, हमारी मोटर्स, सारी हमारे आगे फायर करने लगे। तो वो जो है एकदम से जो बूस्ट मिला, और एक्यूरेट फायर आ रहा था, उनके ऊपर गिर रहा था। तो मैं रेडियो सेट के, जब तक ये काम हुआ, जब तक 40-45 मिनट निकल चुके थे,
इस बीच में हम राउंड भर रहे थे, गोली मार रहे थे, 3 RL। तो ये हमने रेडियो सेट पर ध्यान नहीं दिया। रेडियो सेट उठाया जब मैंने, तो वो लोग जो अच्छा पीछे जो हमारी मेन पोस्ट थी उनको दिखते थे हम। उन्होंने देखा इतने सारे लोगों ने हमला किया, उन्होंने बोला ये हमला हो गया है और मुझे लगता है ये पोस्ट चली गई, क्योंकि थोड़ा उस समय नहीं था कम्युनिकेशन। देख के उन्होंने कम्युनिकेशन कर दिया मेन की ये पोस्ट चली गई है, शायद कैप्चर कर लिए है और शायद मैं मारा गया। तो ये पोस्ट नीचे पास हो गई थी कि वो मारे गए। और कितना तो वो धीरे धीरे फायर को क्लोज कर रहे थे वो। जब मैंने उठाया, मेरा कोड नेम होता था विक्टर। मैंने कि विक्टर चार्ली 1, फायर इज एक्यूरेट, कीप फायरिंग, गिव 10 राउंड गन फायर, मतलब 10 राउंड की हर से 10-10 और मार दो वहां पर। तो वो बोले कंफर्म यूर विक्टर, मतलब उनको उस समय था नहीं। हाँ, तो ये कंफर्म यूर विक्टर नहीं कंफर्म। अच्छा, मेरा जो अपना सीओ था वो भी आर्टिलरी की लाइन पे था, और वो मैंने राउंड भी चेंज नहीं किया था हमने, नहीं तो हम अपनी मेरी यूनिट की फ्रीक्वेंसी अलग होती थी और ये आर्टिलरी की फ्रीक्वेंसी, मैं आर्टिलरी की फ्रीक्वेंसी पे था। तो उन्होंने बोला, तो मेरे सीईओ ने बोला अपनी पे आ जा, मतलब कम ऑन ओन। तो बोला तू ठीक है, मैंने कहा आई एम ऑल राइट, मेरे एक लड़के को लगी है थोड़ी सी, बट कहते हैं मैंने कि अब मैंने क्या बोलना था, वो तो वहाँ सारे कोड वोड तो सब उड़ गए, लड़ाई कॉन्टैक्ट हो गया था। मैंने आप चिंता मत करो, मैंने मीडियम मशीन गन लगा दी है और मेरे पास बहुत राउंड है, मैं अब एक बटालियन भी आएगी तो मैं गिरा लूँगा। तो बिला ढंग से रहे और ठोकता रहे उनको, मतलब ना अब सीओ तो यही बोलेगा ना, उसको एकदम से जब पहले पता लगा कि पोस्ट कैप्चर हो गई है और मारे गए, तो उसको ऑलरेडी सदमे में था। मुझे सुन के वो खुश हो गया, उसको पता लग गया कि मैं हूँ। और जो आर्टिलरी राउंड भर रहे थे उनको पता लगा कि हमारा बंदा लड़ रहा है, अभी मार रहा है उनको। उन्होंने डबल राउंड के साथ खूब दबा के, मतलब पूरे जोश आ जाता ना कि भाई हमारा, हाँ, और हम 4-5 ही लोग थे, वो उनके इतने लोग थे, हमने फिर भी गिरा लिए। तो ये लड़ाई चलती है। जब मैं सेट उठाया और मैंने बात की तो मेरे नीचे वाले लोगों को जोश आ गया। उसके बाद जो है हमने वो हथियार खींचे, उनको गर्म किया, उनके में एमिनेशन, अब हम धीरे धीरे अपने एमिनेशन भी भरते रहे। अब हम तैयार हो गए थे कि किसी और को भी घेर। ये बात है तकरीबन 7:30 बजे तक खूब फायर आ रहा था, इतना फायर चारों तरफ से, उनका भी चला होगा, हमारा भी चल रहा था, बहुत फायर आया उधर। उस रात बोफोर्स ने 1000 राउंड फायर किए और 1000 राउंड, हाँ, उस समय 89 में बोफोर्स का एक राउंड तकरीबन 18-19 हज़ार का आता था। तो आप समझिए इनटू 1000 इतना एमिनेशन तो वहाँ बोफोर्स ने ही डाल दिया था। उसके अलावा 130 मिलीमीटर, अपनी 81 मिलीमीटर मोटर, हमारा बहुत फायर आ रहा था, प्लस हम फायर कर रहे थे, उनके भी फायर आ रहा होगा, तो आप समझ सकते हैं कितना फायर होगा। जब ये सब चल रहा था तब तकरीबन 7:30 के बाद, करीब 7:30 और 7:45 के बीच में बर्फ पड़नी शुरू हो गई। बर्फ क्या, धीरे धीरे पहले स्नोफॉल शुरू हुई, फिर वो तेज स्नोफॉल शुरू हुई, वो इट टर्न्ड इनटू अ ब्लिजर्ड। अब ब्लिजर्ड जो है इज लाइक बहुत तेज, जैसे बारिश होती है ऐसे बहुत तेज बर्फ पड़ती है। और 7:30 से लेकर 9:30-10 बजे तक। और इस बीच में क्या हुआ, उनका तो जब ये सब हुआ, उनका एमिनेशन ठुक गया, आदमी, मैंने बीच में क्रॉल करके भी देखा, वहां पर ना इन्होंने क्या कहते हैं, एक रोप बांध ली थी पाकिस्तानियों ने, रोप से कनेक्ट किया और हमारी एक जो रेकी रोप थी उसमें बांध लिया। तो हमारे पास वहां पर स्विस नाइफ होते थे, तो वो देखा मैंने, 3 जो है ना क्या बोलते हैं उनको, शेप्स आदमी थे, वो पहाड़ से उस रस्सी पे चढ़ रहे थे। तो आई कुड हियर सी द रोप मूविंग। तो मैंने जैसे नीचे को झांक के देखा, वो 3 लोग चढ़ रहे थे। तो वो मैंने वहां पे रोप काटी, और वो रोप काटते ही वो तीनों बॉडीज लेफ्ट को या राइट को लुढ़कती चली गई। मतलब कहाँ गई, अंधेरे में कुछ दिख ही नहीं रहा था। एक तो विजिबिलिटी लो हो गई थी बर्फ पड़ने से, और बर्फ पड़ने के बाद वहां पर वो ब्लिजर्ड हो गया।
उनका अटैक पीटर आउट हो गया था करीब 8:30, पीटर आउट मतलब खत्म हो गया था। और ये बात चलती रही तकरीबन 9-10 बजे तक। उसके बाद हम तैयार बैठे थे। अब हमें ये था कि वो लड़का जो है ना थोड़ा ग्रोन कर रहा था कि शायद ये जिंदा है। बाद में पता लगा उसको यहाँ छाती में बर्स्ट लगे थे और ठंड इतनी थी कि गोली से खून भी थी निकला, जम गया था। तो उसको नहीं बचा पाए। नहीं बचा पाए वो। उसी रात को मेरे ही डाइड इन माय आर्म्स। मतलब जब हम उसको इवैक्यूएट कर रहे थे, अब देखो कितना मेंटली ट्रोलिंग होता है ना आपके लिए। मेंटली वो मेरा बडी रहा और मेरे साथ था ऑपरेशन में। और उस दिन ही मेरे को बता रहा था कि उसको लड़का हुआ है। उसने कभी तो देखने का तो सवाल ही नहीं। उसका लड़का जो है 1989 का बॉर्न है और अप्रैल से पहले मार्च अप्रैल का ही बॉर्न होगा, क्योंकि अप्रैल की 30th की तो बात है। ये अप्रैल 30th को हुआ ये काम शाम को। खैर फिर मेरे बॉस ने मेरे को बोला कि तुम ना कंसोलिडेट करो जितने लोग हैं और आदमियों के साथ आप कंसोलिडेट करो मेन पोस्ट के साथ। जैसे जो हमारे बॉस थे ना श्यामलाल गौतम, कि कर्नल गौतम के साथ, उनके साथ वहाँ पहुँचो। तो अब हमें वो अपनी बॉडी निकालनी थी। हमारे यहाँ सबसे बड़ा असूल होता, हम अपने किसी भी आदमी को छोड़ते नहीं कहीं भी। भाई कल को अच्छा हमारे को इतना ध्यान नहीं। देखो लड़ाई में कहते हैं ना कि दुश्मन को चेक करना चाहिए, उनको उनको ले लो, उनकी गर्दन उतार लो या कुछ कर लो। हम नहीं करते। मैं चेक भी नहीं कर पाया। हम अपने लड़के को बचाने के चक्कर में हमारे लिए 10 पाकिस्तानी और भी मर जाते, हमारे लिए कोई वैल्यू, पर हमारा एक जवान की बहुत वैल्यू। तो हम उस जवान को निकालते की कोशिश की हमने। उसको हमारे साथ लद्दाख स्काउट के 2 लड़के थे, वो भी अपने साथ खींच के लाने गए। एक जगह जाके वो बिल्कुल ही, मैं उसको बोला प्रेम में क्या है, प्रेम सिंह था, प्रेमा बोलते थे उसको। मैं प्रेम में खड़ा हो जा, क्या हो गया क्या हो गया, करते ही वो ही डाइट लुढ़क गया। खैर हमने कहा उसको बॉडी तो खींचो ऊपर ले जाओ बॉडी। वो डिस्टेंस जो है आप मानोगे नहीं, उस दिन रात को हमें तकरीबन 9:30 पौने 10 की बात है ये। वहाँ का तो हमने कर लिया था काम, अब पीछे जाना था। मैं रात को 2 बजे पहुंचा ऊपर, जिस रास्ते में मुश्किल से 40 मिनट लगते थे हमें दिन रात में कभी भी। और मैं रात को 2 बजे पहुंचा हूँ, 10 बजे से लेकर 2, मतलब 4 घंटे लगे उसमें। और मैं भी पूरा एग्जॉस्टेड हो चुका था। मैंने अपने हाथ, मेरे हाथ ना यूं करके जम गए थे, तो मैंने चाटे अपने पेट में डाले अंदर की गर्म रहे बचाने के चक्कर में। वो लड़कों की भी ऐसी हालत थी। 2 लड़का था जो हरी सिंह जो था, क्या नाम है, सरदार सिंह, वो सिपाही था जिसने जगह पकड़ी थी और मारे। उसके भी हाथ खराब हो गए थे। एक और लड़का था, उसके भी हाथ खराब, मेरे भी हाथ खराब हो गए थे। एक तो चला ही गया था, एक और लड़का था। हम बाकी चारों के हाथ पैर, क्योंकि कॉम्बैट में थे, आप नहीं केयर ले सकते थे। और वो मौका नहीं था कि उसको चाय पानी में डाल दो, ये सब ठंडा। मतलब आप मानोगे नहीं, ये आंखों में जो ये होते हैं ना पलक, ये जम जाती थी। हाँ, तो आप तोड़ के देखने के लिए जगह बनाते थे, तोड़ के, क्योंकि ये पलक पे जो पानी होता है ये जम जाता है। तो इतना एक्सट्रीम उसमें मैं रात को 2 बजे पहुंचा ऊपर। हम बॉडी भी ले जा चुके थे और इस साथ में मदद के साथ पहुंचा, क्योंकि मैं भी पूरा एग्जॉस्टेड हो चुका था। एक जगह तो मैं भी लटक गया था नीचे को, और मैंने कही लड़ाई में तो कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। हम रास्ते में जो है, फिर वो हमारे जवान ने एक ने खींच के मदद की, तब ऊपर में जा पाया। फिर हम 2 बजे पहुंचे वहाँ पर। मैं पोस्ट में पहुंचा तो वो टेंट में थोड़ा गर्मी था और वहाँ जाते ही मैं कोलैप्स कर गया। मतलब मुझे नहीं पता क्या हुआ। तकरीबन 2 घंटे तक मैं बेहोश रहा। और जब मैं रात तो मेरे हाथ पैर सब जूते वगैरह खोल दिए थे लोगों ने। पैर में कोई मल रहा था, दबा रहा था। और मेरे बॉस भी कहता चल तू ठीक है, फिट है, अभी कोई बात नहीं, चिंता। और वो ब्लिजर्ड जो है 30 तारीख की रात से 1, 2, 3, 4 तारीख तक लगातार ब्लिजर्ड था। और इतनी बर्फ पड़ी, जब हम वहां थे ना, और निकलने से पहले 1.5-2 फुट बर्फ पड़ गई थी वहां पे उधर। और खैर वो तो बाद में स्लिप भी कर जाते हैं। हमारी मेन पोस्ट पे 7-7, 8-8 फुट बर्फ पड़ गई थी ऊपर।
और हमारा सामान कई जगह रखा हुआ था, वो दब गया था। तो 4 तारीख तक जो है, फिर हमारा खाने का सामान दब गया था कई जगह। कुछ सामान जो आया था हेलीकॉप्टर से वो रखा हुआ था, स्टोर करने की जगह नहीं थी, वहाँ कोई स्टोरेज थोड़ा ना था। वो जहाँ रखा था वहाँ पर दब गया, और हमें अपने राशनिंग करनी पड़ी खाने की। तो एक टाइम खाना खाते थे, प्लस चीनी तो हमारी दब गई थी कहीं पे। तो चीनी नहीं थी, तो एक और ग्लेशियर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ORS, और वो पहले इलेक्ट्रॉल के नाम से आता था। दैट इज़ द लाइफ लाइन। वहाँ पानी में इलेक्ट्रॉल मिला के पीते हैं तो आपको एनर्जी आती है, सारे सॉल्ट्स आपके मेंटेन रहते हैं। तो वो चाय में वो मिला के हम पीते थे। तो एक टाइम, और ये मतलब 2-3 दिन चला ये राशनिंग का काम, बिकॉज खाना कम था। एक सोल्जर की लाइफ कितनी डिफिकल्ट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। आपको सर्व कर रहा है, किस तरीके जी लोग वैल्यू नहीं कर रहे। नहीं, आप देखो वहाँ पे जो हम बंदे पड़े, हमारे बीच में एक हमारा शहीद साथी भी पड़ा था, और इतना ट्रॉमा और सबके हमारे मेरे हाथ में पूरे ब्लिस्टर्स आ गए थे। जैसे ये फर्स्ट बाइट भी इट इज़ लाइक बर्निंग, मतलब आपके सारे टिश्यू खराब हो जाते हैं, जल जाती, कैपिलरीज में फ्लो बंद हो जाती। तो मेरे पूरे हाथ में ब्लिस्टर आ गए, पूरा ऐसा हो गया था, मैं मतलब कुछ खा नहीं सकता, कुछ बड़ी मुश्किल से। चली गई आप। हाँ, और ये अगर टाइम पे ना ट्रीट हो तो इट लीड्स टू गैंग्रीन एंड एम्पुटेशन। वो बचाना था। वो तब मैं ऑफिसर था, ज़्यादा ध्यान रख के अपने हाथ का, मेरे हाथ आज भी ठीक हैं। मेरे साथ में जो 3-4 लोग और थे, 2 के हाथ यहाँ से कटे, और एक का पूरा एक पाम काट दिया था, क्योंकि वो पूरा उसमें चला जाता है ना, आपकी बोन में गैंग्रीन सेट हो जाती है। तो 5 तारीख को सुबह फिर हमारा एक हेलीकॉप्टर आया, और पहले हेलीकॉप्टर में ही मेरे को भेजा गया बॉस के नीचे जाके बताओ सिचुएशन क्या है। तो वो हेलीकॉप्टर मुझे नीचे ले गया। तब उधर वो बोलने के फायर आ रहा था। मैंने कहा आप दिखाओ कहाँ फायर आया। फायर नहीं आया आपके हेलीकॉप्टर में। तो वो हेलीकॉप्टर दोबारा गए, तो वो लेके आए। हमारे कुछ 4-6 लोग हमने बदली किए। फिर हम बेस कैंप में आए। बेस कैंप में भी वहाँ पर हालत ख़राब होने के बाद मैंने, मेरे साथ में जो बंदा था, मैंने कि देखो स्ट्रेचर पे नहीं लेटना, खुल के खड़े होकर जाना है बिल्कुल। मेंटली कितने स्ट्रांग है आप तब भी। हाँ, मैंने बोला खड़े होकर जाना, इतने सारे लोग देख रहे हैं। वहाँ पे नीचे सब लोग ताली बजा रहे थे, जितने भी जैसे एयरफोर्स के ऑफिसर थे, बेस के ऑफिसर थे, सबको पता था कि ये लोग आए हैं वहाँ से। तो हम सीधे चल के गए वहाँ जाके। हमने जब हमारे को चाय वाय पिलाई, बोला बैठ जाओ, कुछ बोलना नहीं, अभी 1 घंटे तक आराम करो तसल्ली से, फिर बात करेंगे। तब तक फिर मेरे दूसरे वाले में जो मेरे बॉस थे, श्यामलाल गौतम, कर्नल श्यामलाल गौतम, वो आ गए थे। फिर हमको बताया गया, हमारे साथ टीम बैठाई गई लिखवाने के लिए सब कुछ, कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, कौन था। ये 5 तारीख की बात। हाँ, और 6 तारीख को फिर हमें वहाँ से हम रुके, हमने अच्छा खाना खाया वहाँ पे ताज़ा। और मतलब ना, जो खुशियाँ होती हैं उस समय की यही होती हैं। दाढ़ी बनाई, नहाए, पूरे बाल बढ़ गए थे पूरे, तो वो दाढ़ी बनाई, नहाए। उसके बाद जो है अगले दिन हमको हेलीकॉप्टर से ले जाया गया सियाचिन बेस कैंप से। वहाँ से 2 दिन हमें रखा गया। वहाँ पे बड़े बड़े सीनियर ऑफिसर्स आके मिले और उन्होंने शाबाशी दी, मतलब खुश हुए वो लोग। पर बाद में मुझे पता लगा कि हमारा एक रीइंफोर्समेंट आ रहा था हमारे लिए, एक JCO नौजवान, वो अवलांच में दब गए। मतलब हमारा वहाँ नुकसान नहीं हुआ ज़्यादा, एक झटके में नेचर ने हाँ तकरीबन 10 आदमी हमारे दब गए, वो मारे गए। और 6-7 तारीख को वहाँ पर पोस्ट के ऊपर फायर आया, जिसमें एक हमारा ऑफिसर जो आर्टिलरी OP था, उसकी यहाँ से टांग टूट गई। और एक बंदा था दूसरा जवान हमारा, एक शार्पनर उसकी विंड पाइप काट गया, तो वो मर गया बेचारा। वो भी मेरे पीछे पीछे ही आया था। तो नुकसान हमें 7 को हुआ, लेकिन हम लोगों ने उनको इतना नुकसान पहुंचाया। देखो हमारे अवलांच में इतने दबे, उनके कितने दबे होंगे, तो उनका हमने बहुत नुकसान गाया।
बाद में पता लगा उनके उस जगह जगह में करीब 43 लोग मारे गए हैं उनके। हाँ, और हमारा एक जवान वहाँ मारा गया, 10 का रीइंफोर्समेंट मारा गया। तो मतलब उनका नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ। बट वही है ना, वो बैठे भी ऐसी जगह पे कि सियाचिन अपने आप में इतना डिफिकल्ट टेरेन है और हम लोग कॉमन लोग नहीं समझते कि उसका क्या स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस है, बिल्कुल। या फिर वहाँ पे जो सोल्जर सर्व कर रहा है उसको किस किस मुसीबत से जाकर के वहाँ पे वो हमारे लिए खड़ा है, सो दैट वी कैन स्लीप इन पीस। तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सियाचिन आपके? हाँ, ये सवाल एक बड़ा मैं बहुत लोगों से सुनता कि आप क्यों लड़ रहे हो जहाँ पे नेहरू जी जैसे लोगों ने कह दिया था यहाँ तो बर्फ का कुछ नहीं उगता है, यहाँ क्या करना है। भाई देश की मिट्टी हो 1 इंच भी हमारे लिए कहीं भी है, वो हमारे लिए सिर माथे पे है। दूसरा क्या हुआ है, जब पूरा सब जगह तो डिवीजन हो गया और उस समय जब तक लड़ाई हुई और कश्मीर हमारे साथ इंटीग्रेट हुआ, उन्होंने हमारे साथ जो है मिलने का फैसला किया। फोर्सेस हमारी बहुत कम थी, वो उड़ी तंगधार उस जगह एक्टिव लड़ाई में मौजूद थी और उस समय आर्मी की स्ट्रेंथ भी इतनी थी, आधी तो पाकिस्तान को पहले ही चली गई थी हमारी आर्मी। जब बंटवारा हुआ हमारी काफ़ी आर्मी उधर चली गई, हमारी खुद की आर्मी काफ़ी कम हालत में थी, वो भी इतनी जगह फैली हुई थी। तो इन जगहों पर हम नहीं थे और इन्होंने क्या किया है कि पूरा लेफ्ट में गिलगिट बाल्टिस्तान और कुछ एरिया मुजफ्फराबाद ये इन्होंने पाकिस्तान की फोर्सेस ने ऑक्यूपाई कर लिया था 48 के बाद। 48 में और वो उनके पास है अभी भी, क्योंकि नेहरू जी चले गए थे यूएन, तो उन्होंने सीज फायर करा दिया। ये इधर का उधर लद्दाख के ऊपर नॉर्थ वाले एरिया में अक्साई चिन काफी इलाका चाइना वालों ने अपने पास कर लिया, काबू कर लिया। तो वो भी उनके पास ही है, अभी भी उनके पास है। ये 48 से उनके साथ है, क्योंकि हमारी फोर्सेस कब तक हमारी फोर्सेस डेवलप हुई, वहां पहुंची, तब तक इतना एरिया हमारे हाथ से जा चुका था। अब सियाचिन का एरिया जो है ये लेह लद्दाख के नॉर्थ में है और मैंने जैसे बताया 75-76 किलोमीटर लंबा है और ये लेफ्ट साइड में इसके पूरा है साल्तोरो रिज, जिसके ऊपर मैंने बताया हमारी सारी डिप्लॉयमेंट उसी के ऊपर है, वहीं लड़ाई है। और राइट में काराकोरम रेंजेस है और ये जाके मिलता है एक जगह पे जहाँ पे बोलते हैं काराकोरम। इंदिरा कॉल एक जगह है नॉर्थ में ग्लेशियर के, ये इंदिरा जी से कोई रिलेटेड पुराना नाम है इंदिरा कॉल, तो वहां पर जाकर मिलता है। अब ये इम्पोर्टेंस ये है कि अगर आप इसको छोड़ दोगे तो पाकिस्तान के जो लेफ्ट में गिलगिट बाल्टिस्तान से वो सीधा कट मार के काराकोरम में मिल जाएंगे और ये ग्लेशियर पूरा हमारे हाथ से चला जाता है। मतलब हम लोग अपना इतना बड़ा नुकसान करते कि हम कभी वापस ले ही नहीं सकते थे इसको। अभी भी तो हम 84 में जो है हमारे कर्नल कुमार थे, एक एक्सपीडिशन लेके गए थे, उन्होंने देखा कर्नल नरेंद्र, उन्होंने देखा कि इस तरह से कई जगह पाकिस्तानी एक्सपीडिशन आए हुए हैं, तब जाके हमने जल्दी जल्दी वो जगह ऑक्यूपाई की और हम सियाचिन ग्लेशियर को बचा पाए। तो ये सियाचिन ग्लेशियर में जब हम जहाँ पे हम बैठे हैं साल्तोरो रिज में, इसमें 90% जगह पर हमारे ट्रूप्स डोमिनेटिंग पोजीशन में और हम उसको वेकेट नहीं कर सकते हैं, ये निकल ही नहीं सकते वहां से। हम निकल गए तो हम दोबारा जा नहीं सकते हैं। जब हम दोबारा जा नहीं सकते हैं तो लेह लद्दाख का पूरा नॉर्थ का एरिया, नुब्रा वैली जो रिवर है, नुब्रा रिवर, वहां तक पाकिस्तान आ जाएगा। वहां से लद्दाख के और उसके बीच में सिर्फ एक रेंज और है। मतलब हमारे देश के लिए इतना खतरनाक है कि हमें वो ग्लेशियर होल्ड करना पड़ रहा है आगे जाके। जैसे मैंने बताया हमारी पोस्ट में हम आगे जाके किया, अभी नॉर्थ में भी लद्दाख के ऊपर ग्लेशियर के साइड में से हम लगे हुए हैं ताकि हम ग्लेशियर का एरिया को बचा पाए। ग्लेशियर, हमें वो बर्फ नहीं चाहिए, हमारी जमीन इतनी इंपॉर्टेंट है कि वो रिज लाइन हम दोबारा मैं बोलता रहा हूँ, हम चढ़ गए अब उसके ऊपर कोई नहीं चढ़ सकता, तो उसके ऊपर जगह ही नहीं है। तो वो हम अगर हम छोड़ दें, अगर ये लोग समझ लें कि अगर हम इसको ना बचा के रखें तो ये हमारे हाथ से निकल जाएगा। हमारे हाथ से निकलते ही हमारा नॉर्थ में पूरा डिफेंसेस बिल्कुल कमजोर हो जाता है और हम जो है ले हमारा खतरे में आ जाता है। जब आप बात करें कि इतना एक्सट्रीम कंडीशन है वहाँ पर, आपको भी फ्रॉस्ट बाइट हो गया, आइडियली आपको मेंटली भी बहुत इफेक्ट हुआ होगा, फिजिकली तो आपको इतना डैमेज हुआ ही, और
जब ऐसा कुछ हो जाता है ना तो इंसान इमोशनली भी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो जाता है, क्योंकि आपने अपने बडीज़ की डेथ देख ली, आपके जो टीम मेंबर्स थे उनकी डेथ देख ली। तो उसके बाद जब आप वापस आ गए तो आपने खुद को कैसे पिकअप किया और वापस से यू वेंट एंड सर्व? दीदी ऐसा होता है जब आप फौज में होते हैं ना, आप ट्रेनिंग में काम करते हैं। और मैं बताए जैसे ग्लेशियर जाने के लिए भी आप स्टेजेस पे ट्रेनिंग कर, आपको एक्लेमेटाइज करना पड़ता है वेदर। आप हाइट को एडजस्ट नहीं करेंगे तो आपने 9,000 फुट पे 5 दिन का एक्लेमेटाइजेशन होता है, 13,000 फुट पे और 3 दिन का होता है, 17,000 पे और 4 दिन का। जब आप ट्रेनिंग में सब काम कर रहे होते हैं और आप लड़ाई में नॉर्मल ट्रेनिंग में बैटलियन ऑपरेशन, फायरिंग, ये सब करते हैं तो आप मेंटली इन चीज़ों के लिए तैयार रहते हो। और ये लगता है कि हम, और वहाँ पर भी डर नहीं लगता है कुछ भी। मैं बताऊँ तो गुस्सा आता है, डर जाते हैं लोग, बहुत लोग डर जाते हैं मरने से। देखो मरना तो जिस दिन सबने मरना है, आपने भी मरना है। 100% लोगों का टिकट कंफर्म है जाने का, डेट नहीं पता है। बहुत से लोग कम उम्र में मारे जाते हैं, बच्चे, थोड़े बड़े बच्चे, फिर और बड़े, फिर बहुत बूढ़े, सबने जाना होता है। तो मरने से क्या डरना है? पहली बात, मरोगे। देखो जिस दिन लड़ाई होती है, अगर डर के मारे वो लोग भाग जाते हैं तो वो बचा लेते हैं अपने आप को, उनकी मौत नहीं थी। अगर वो खड़े होकर लड़ते तब भी नहीं थी मौत उनकी। अब हम थे, हम लड़े, पूरा हम वहां जमे रहे, हमारी मौत नहीं थी उस दिन। नहीं तो 15-20 फुट से 25 फुट से 4 लोग ऑटोमेटिक हथियार मेरे ऊपर फायर करे, मुझे वो गोलियां नीचे भी लगती हुई दिखाई दी ऊपर। जब फायर रुका, सबसे पहले मैंने चेक किया, मुझे गोली लगी नहीं थी पहले की, कहीं लग तो नहीं गई है। पता लगा नहीं लगी है तो कैरी ऑन। फिर गुस्सा आता है कि इन्होंने हमारे आदमी को मार दिया, तो वो गुस्सा आपको ले जाता है। मुझे आज भी बहुत लोगों से फोन आते हैं उस टाइम के, सिपाही थे, लांस नायक थे, घर चले गए, जो मैं मतलब प्यार बना रहता है यूनिट में, आप टीम के तौर पे जाते हो। यूनिट का तो प्यार देखा है हमने, बट यूजुअली जब सिविलियंस होते हैं ना वो सोल्जर्स को इतना प्यार नहीं करते। मैंने देखा मतलब अपने सोल्जर्स का, इंडिया में क्या होता है, अगर बाहर के देशों में आप देखो अपने सोल्जर की अटरमोस्ट रिस्पेक्ट इंसान। ये होती है, देखो ये इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है और यहाँ पर ये लोग सोचते हैं कि ये लोग यहाँ नौकरी करें तो ये इनकी ड्यूटी है। आपके नेता कई लोग ऐसे सोचते हैं, पर दुर्भाग्य ये हमारे देश का, बाहर जो है वेटरन मीन्स वेटरन, उनके यहाँ आप इमिग्रेशन में जाओ, उनकी लाइनें अलग हैं। वो रिस्पेक्ट मतलब आप देखोगे तो दे स्टैंड अप एंड दे, हाँ, दे स्टैंड अप एंड गिव रिस्पेक्ट। अब यहाँ पर भी देखा देखी यहाँ भी होने लगा है कई जगह, पर वी हैव अ लॉट टू गो। हमारे को प्लस क्या है, ये रिस्पेक्ट आनी चाहिए कि भाई आज हम यहाँ पे घर में बैठ के बात कर रहे हैं इसलिए क्योंकि इस समय भी ये काम हो रहा होगा। तो वो लोग जो है हमारे लिए दिन रात ड्यूटी करते हैं। तो मुझे भी अपने सोल्जर्स के लिए बहुत, अभी भी बहुत रिस्पेक्ट है। अगर एक सोल्जर हमारे लिए इतना कुछ सैक्रिफाइस कर रहा है, अपनी फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ, सबको सैक्रिफाइस कर रहा है, तो हम एज ह्यूमंस हमें थोड़ा सा हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनकी तरफ। तो व्हाट डू यू थिंक कि हम कैसे इम्प्रोवाइज कर सकते हैं? मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अभी शुरू हुआ है ये, पिछले 5-10 साल से वीर गाथा सीरीज। ये दिल्ली के या पूरे स्टेट्स के सब जगह के बच्चों के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ है ताकि वो अपने नेशन में प्राइड ले सकें। उनको जितने भी ये जैसे वॉर वाले हीरोज है या और लोग हैं, उनको आकर बात करते हैं, अपने बताते एक्सपीरियंस, उनको मोटिवेट करते हैं ताकि वो बचपन से अपनी कंट्री के बारे, हम लोग कभी अपनी कंट्री के बारे में नहीं सोचते हैं। मतलब आपको शायद पता नहीं है, पुराने जमाने में हर समय मूवी स्टार्ट होने से जनगण मन शुरू होता था पहले, उससे अब दोबारा रिवाइव किया इन लोगों ने, लेकिन बीच में बंद था। और धीरे धीरे क्या होता है, व्हेन यू आर नॉट प्राउड ऑफ योर कंट्री, नेशनलिज्म कहाँ से आएगा आपके अंदर? आप लोग जो है अपने कल्चर और उनको भी लुक डाउन करो। ये मतलब इस कंट्री का दुर्भाग्य है, जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ऐसी रही बीच में, जो लेफ्ट और उधर लीनिंग थी, उनका अपना था कि भाई वोट बैंक से काम करो, उन्होंने नेशनलिज्म बिल्ड नहीं किया। सोचते कि ऐसे नेशनलिज्म बिल्ड, पर नेशनलिज्म बिल्ड कैसे होगा और क्या तरीका है? जब आप अपने लोगों को अपना, आपको पता है एक कम्युनिटी के रिलीजन लीडर वो कहते वंदे मातरम नहीं गाओ, आप वंदे मातरम नहीं गाओगे भाई, तो क्यों नहीं गाओगे? आप
जनगण मन क्यों नहीं गाओगे? आप जनगण मन से शुरू कर, मतलब पूरी कंट्री, फॉरेन कंट्रीज देख लो, उनका जब फ्लैग ऊपर जाता है एवरी वन ऑफ देम सिंग्स। अब हमारे जैसे जाके कहीं पे स्टूडेंट्स फंस जाते हैं, हमारे निकाल के लाती है ना गवर्नमेंट, तो वेन या कहीं पे नेशन यूक्रेन में निकाल के लाए, और अब आप जनगण मन पा वीर गाथा सीरीज बच्चों से शुरू कर रखी। मैं इसी सिलसिले में चैतन्य की मदर से मिला था, उनके स्कूल में भी मैं वीर गाथा का प्रोजेक्ट करने गया था। तो वहां पर बच्चों से बात की, उनके बड़े सवाल होते हैं, आप उन्हें बताओ, जब तक आप बचपन से उन्हें जागरूक नहीं करोगे, उनके अंदर नेशनलिज्म कहाँ से आएगा? उसकी स्टोरी तो उनको नहीं पता। हाँ, जैसे हम बात कर रहे हैं अकबर बीरबल। हम जब 10th में थे, अकबर के ऊपर एक चैप्टर, औरंगजेब के ऊपर एक चैप्टर, शाहजहां के, भाई आपके पूरे के पूरे किंगडम चले गए, चोला किंगडम के ऊपर पूरा एक चैप्टर था बस। गुप्ता पीरियड 1 चैप्टर, मतलब गुप्ता में चंद्रगुप्त मौर्य, दे आर विजनरी। चोलास किंगडम साउथ में जो लड़े हैं, उनके कोई है ही नहीं। आर हिस्ट्री हैज बीन मैनिपुलेटेड इन सच वे कि हम लोग जो है ना बड़ा लिमिटेड व्यू से देखते हैं, और इसकी वजह से जो बीच में काफी लोग जो बड़े हुए हैं, दे आर नॉट एबल टू सी रीजन फॉर देयर कंट्री। हम लोग अभी भी हर चीज को ना, वी आर वेरी प्रोटेक्टिव, इसलिए हमें सॉफ्ट कंट्री माना जाता है। सॉफ्ट कंट्री नहीं है। अब ये नैरेटिव थोड़ा चेंज हुआ है, द चेंज ऑफ गवर्नमेंट। और जब से हम बात कर रहे हैं, कल्चरली बहुत डिफरेंट है इंडिया, है ना, मतलब बहुत ज्यादा कल्चर्स हैं यहाँ पे, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के। हम लोग एक दूसरे के साथ इतने अच्छे से जेल अप नहीं हो पाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, बट लेकिन अगर एक सोल्जर है और उसके साथ किसी भी कल्चर से कोई भी इंसान आया, तो एज अ टीम काम करता है, और बिल्कुल। को एज इंडिविजुअल सीखना बहुत जरूरी है। मैं आपको बताऊंगा, सोल्जर्स के हमारे ट्रूप्स पूरे इंडिया से आते हैं, कहीं से भी, मणिपुर से लेकर नागालैंड, सब मतलब रेजिमेंट्स हैं, जो वहाँ के लोग सब जगह काम करते हैं। गोरखा रेजिमेंट्स हैं, ऑफिसर्स हैं, मद्रास रेजिमेंट है आपकी, जो है मतलब सब तरह के लोग हैं, वो सब आते हैं। राजवेफ है, हर तरह के लोग बाग आते हैं। जब आप मिलते हो उनसे, हाँ, आर्मी, विद इन आर्मी ऑल्सो, ऑल ऑफिसर्स एंड ऑल जवान, लाइक इफ आई गो टू मद्रास रेजिमेंट, हमारे सारा आई विल अडॉप्ट ऑल मद्रासी कल्चर, जो वहाँ पे होता है वो करेंगे। देयर आर प्लेसेस वेयर वी हैव मुस्लिम ट्रूप्स, तो वहाँ नमाज भी पढ़ी जाती है, वहाँ भी बैठना आपको पड़ता है, जाना पड़ता है। और सर्वधर्म संभाव, सिख रेजिमेंट में तो टोटली बोले सोनियाल सारे ये सब कार्रवाई होती है। आप गुरुद्वारे जाते हो तो एज अ ऑफिसर, चाहे मैं सिख हूँ या नहीं हूँ, मैं मेरी रेजिमेंट का कल्चर, मैं डोगरा रेजिमेंट से हूँ, तो मेरे सारे जो ट्रूप्स है, ज्वाला माता की जय या पूरे उनके, हम उनके कल्चर में मिल जाते हैं। इसी तरह से पूरे बॉनहमी होती है पूरे आर्मी के अंदर, और ये पूरे देश के अंदर भी होनी चाहिए। हमारे पॉलिटिशियन जैसे साउथ में वो डिवाइड करते हैं, वो कहते हैं हिंदी नहीं बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे। भाई सबसे ज्यादा कनेक्टिव लैंग्वेज है, आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, एक दूसरे से कनेक्ट करना चाहिए। अब कन्नड़ में जाओ, कन्नड़ कर्नाटका में प्रॉब्लम कर रहे हैं, कोई ये नहीं बोलेंगे, इनको रिजर्व। मराठा में वो शिवसेना वाले थे, वो बोल रहे कि बाकी नॉन मराठी जाओ यहाँ से। आपका देश कैसे चलेगा, आप सब जगह ऐसे करते रहोगे सब तो पॉलिटिक्स वाले नहीं समझते ना। हाँ, ये फैलाते हैं लोगों में कल्चर। अब ये देखो मणिपुर में क्या हो रहा है। मणिपुर एक अलग स्टोरी है। मणिपुर में क्या हुआ है, मणिपुर में 2 कम्युनिटी है वहाँ पर, एक मैतेई है और एक कुकीज हैं। बट मुझे एज एन इंडिविजुअल खाली ये डाउट है कि यार हमारी आर्मी इतनी सफिशिएंट है कि वो किसी भी चीज को रोक सकती है, हाँ, क्यों अभी तक उसको नहीं हम रोक पा रहे? मणिपुर में दिक्कत ये है कि वहाँ पर वो बड़ा इनएक्सेसिबल एरिया, बहुत खराब एरिया, वहाँ डेवलपमेंट नहीं है। और तो इससे सियाचिन अलग है, लेकिन यहाँ पर रोड भी नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन ही, बैम्बू ग्रोथ है वहाँ पे जूम कल्टीवेशन होता है, मतलब बैम्बू ग्रो किया, उसका सारा फायदा उठाया, खाली कर दिया, दूसरी जगह चले गए। वहाँ पे लोगों का भी पता नहीं होता। प्लस क्या है, वो जंगल क्राफ्ट में बहुत तेज होते हैं, तो वहाँ पर फौज के लिए भी लड़ना बड़ा मुश्किल होता है। हमारी फौज के जो मेन जंगल क्राफ्ट वाले हैं, वो वहीं के लोग हैं जो हमारे साथ काम करते हैं, तो वहाँ पर रोकना बड़ा मुश्किल काम है। वहाँ पर क्या हुआ है कि एक हाई कोर्ट के जज ने कोई ऑर्डर कर दिया था कि
इनको रिजर्वेशन देनी चाहिए। उसके खिलाफ दो दूसरे वाले चढ़ गए और वो बिना बात में उसने ऑर्डर दिया है। वो हालांकि वापस अभी कॉश हो गया है वो, बट उसकी वजह से जो दंगा भड़का उसमें विलेज के विलेज साफ कर दिए इन्होंने, मार दिए हजारों। अब हजार मारने के बाद वो लोगों के अंदर अभी तक एंगर पेंटेड अप है। तो वहाँ पे इट्स अ बिटवीन टू कल्चर्स। वहाँ पे दो मेतीज हैं और कुकी नागाज हैं, कुकी, वो सब लोग आपस में भिड़े हुए हैं। उसमें रिलीजन का कोई लेना देना नहीं है उसमें। ये टाइम ही विल हील। हमने ये पूरा जब फौज ने इसका सेटलमेंट कराया था 80s में 90s में, तो बड़ी मुश्किल से सॉल्व हुआ था। अब ये फ्लेयर अप हो गया है, इसको लगेंगे 10-15 साल कम से कम टू गेट द हील। हाँ, बिकॉज दोज पीपल हु हैव सीन women disrobed, killed, वो चीज चल ही रहा है। और ये हालांकि पॉलिटिशियंस ने जाके उसमें मजे उठाने की कोशिश की है। इट बेस्ट टू बी लेफ्ट अलोन, दे इट विल हील विद टाइम। अभी वो चीफ मिनिस्टर को भी रिजाइन करा दिया शायद इन्होंने, मे बी समथिंग विल कम अप गुड। बट पूरी कंट्री में ये लेसन होना चाहिए कि आप एक दूसरे से लड़के कहीं नहीं जा सकते। बटेंगे तो कटेंगे। आप आपस में बटोगे तो कट जाओगे, मतलब somebody else enemy will take फायदा out of it, whether through religion, whether through guns or whatever, उससे होगा। हमेशा से यही बोलेंगे, पर लेकिन पॉलिटिक्स इसको भी खराब कर रही है ना कि योगी ने नारा दे दिया आप ये नहीं, अरे पहले उसका इंटेंट तो समझो क्यों दिया। बिल्कुल बिल्कुल, कि आप आपस में बटोगे तो कटोगे, मतलब आप एज अ कम्युनिटी, एज अ फैमिली, एक सोसाइटी आप बटना शुरू हो जाओगे तो दूसरे लोग फायदा उठाने लगेंगे ना। अगर एक रहोगे तो आपका कौन बिगाड़ सकता है। तो मेरे हिसाब से जो है सब चीजों को फौज से बहुत सीखने की जरूरत है कि किस तरह से हम एक साथ। फौज सबसे बड़ा सेकुलरिज्म का एग्जाम्पल है। हमारे यहाँ आप देखोगे सर्वधर्म संभाव, मंदिर भी हैं, गुरुद्वारे भी हैं, मस्जिदें भी हैं, सब है, पर सर्वधर्म सब। हम एक दूसरे के रिलीजन के बारे में बात नहीं करते। एंड कोई भी रिलीजन हो, कोई भी ऑफिसर, अब जैसे मैं नई जगह पोस्टिंग जाऊं तो वहां सब लोग मुझे ऐसे एक्सेप्ट करेंगे जैसे हम वहीं के हैं, और विद इन 1 month आई विल बी पार्ट ऑफ दैट टीम, सब पूरा। तो ये चीज जो है सिविल में भी होनी चाहिए, तो वो आएगा बदलाव धीरे धीरे। नहीं सर, आपने सब कुछ ना बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और ये भी आपने बहुत अच्छे से बताया कि यार हम कितना कुछ अपनी खुद से सीख सकते हैं। बिल्कुल। तो अब ऑलमोस्ट हम जैसे एंड पे है पॉडकास्ट के, तो कोई एक क्लोजिंग नोट या फिर कुछ भी जो आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहे जिससे कि हम अपने इंडिविजुअल लेवल पे थोड़ा बहुत चेंज ला सके और थोड़ा सा बेटर कर सके। देखो, फौज में सबसे बड़ी चीज जो आपको सिखाई जाती है वो ट्रेनिंग। और एक इंसान की ट्रेनिंग बच्चे से शुरू होती है। जब मतलब बच्चा होता है किसी के घर में, आप किसी के घर मिलने जाओ और उसके बच्चे आपके आके नमस्कार करें या गुड इवनिंग या गुड मॉर्निंग करें, आपको अच्छा लगता है। लगता है कि भाई बच्चों में तमीज सिखाइए माँ बाप ने, या संस्कार डाले हैं। ये बचपन से जो आप सीखते हो अच्छी चीजें, इनको बढ़ाते रहो। मतलब जैसे स्कूल जाना है, आप स्कूल में जा रहे हो, आप टीचर्स, ये नहीं कि अपने सिर्फ क्लास टीचर को गुड मॉर्निंग कर लिया, दूसरी क्लास सब टीचर्स को गुड मॉर्निंग बोलना है, चाहे कोई भी हो, या उनकी इज्जत करो। बचपन से अगर आप बच्चे को मजबूत करोगे, क्लास 12 आप पढ़ाओगे, अच्छी चीजें सिखाओगे स्कूल में, वो ट्रेनिंग जो है स्कूल में बहुत जरूरी है। जब आप उसके बाद किसी कंपटीशन में, किसी कॉम्पिटिटिव करने के बाद कहीं प्रोफेशनल वहां पर ट्रेनिंग करने जाए, अगर आप डॉक्टर हैं, आप अपनी ट्रेनिंग अच्छी तरह नहीं करेंगे, कल को आपके सामने मरीज ऐसा आएगा आप देख नहीं पाओगे। अगर इंजीनियरिंग कर रहे हो, कल को आपने कुछ बनाना है और वहां पे आपको समझ नहीं आ रहा है, तो फिर वो बिल्डिंग क्या बनेगी आप जान सकते हैं, या क्या इमारत क्या बनेगी। जब आपने ट्रेनिंग अच्छी कर ली, उसके बाद प्रोफेशन में जाओ। प्रोफेशन में आप जाते हैं, ईमानदारी से काम करो। मतलब जो भी प्रोफेशन आप लेते हो, PWD डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट है, ये नहीं सोचो यहाँ कैसे चोरी कर लूँ मैं एक बात बता रहा हूँ निधि, चोरी का सारा सामान या पैसा यहीं निकल जाता है। जब एक बड़ी फेमस सेइंग है अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसे सिकंदर बोलते हैं, जब उसकी डेथ हुई
तो उसने बोला था कि मेरा कॉफिन जो है डॉक्टर्स कैरी करेंगे, और मेरा कॉफिन खुला होना चाहिए, मेरे हाथ खुले होने चाहिए, और मेरे कॉफिन के सामने सामने गोल्ड कॉइन्स और मोहरें आप डालते चले जाना जहां तक मेरे को ले जा रहे हो। तो किसी ने पूछा कि भाई ऐसे क्यों चाहते हो आप, कहना बोलते देखो मैं जब आया हूं यहाँ से, अब बेस्ट डॉक्टर्स विल कैरी माई कॉफिन, मीन्स कि इतना सब कुछ होते हुए भी मुझे नहीं बचा पाए, मेरे हाथ खुले हुए हैं, बाहर निकले हुए हैं कॉफिन से, देखो खाली हाथ जा रहा हूँ, कुछ नहीं ले जा सकता साथ में, कॉइन्स है, सारी दुनिया की दौलत यही है, यही रह जाती है, ये रही। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी लर्निंग है। आप अपनी जितनी डिमांड बढ़ाओ खर्चे की, आप उतने ज्यादा, आपको अगर 2 करोड़ रुपए महीना शुरू हो जाए, आप 2 करोड़ भी कम पड़ने लगेंगे 1 साल बाद। आप खर्चे ऐसे शुरू कर दोगे, फ्लाइंग फर्स्ट क्लास टू न्यूयॉर्क, स्टेइंग इन कौन सा वो एस्टोरिया, तो मतलब अगर आप ऐसे खर्च करोगे तो वो कहाँ बचेगा पैसा। पर अगर आप अपनी रिक्वायरमेंट्स कम रखो, कोविड ने बहुत अच्छी चीज सिखाई थी कि आपके घर में आपकी रिक्वायरमेंट है सिर्फ एक बेड, एक छोटा सा किचन, एक फ्रिज, एक टीवी, वो आपको सर्वाइव करने के लिए काफी है। लेकिन हम अपनी रिक्वायरमेंट ये भी खरीद लो, वो भी खरीद लो, और आप थोड़े दिन बाद अब हम रियलाइज करते हैं हमारे घर में हमारे दोनों बच्चे बाहर हैं, तो वो तो कभी कभी आते हैं, क्या करें इनका सामान, अब हम कुछ नहीं खरीदते, कुछ खरीदने का फायदा ही नहीं, क्या खरीदें, सब यहीं रह जाना है। तो इंसान को अपनी रिक्वायरमेंट्स कम करो। हेल्थ, जैसे अब मैंने बोला ट्रेनिंग के बाद प्रोफेशन में गए, हेल्थ अच्छी रखने के लिए फिजिकल फिटनेस बहुत जरूरी है। फिजिकल फिटनेस के लिए मॉर्निंग में रूटीन, स्कूल में भी आप खेलो कूदो पढ़ो, जब ट्रेनिंग करते हो तब भी आप अपनी रनिंग एक्सरसाइज, तो आपको ये सारी बीमारियां ही नहीं आएंगी फालतू की। तो जो ट्रेनिंग है एक सबसे बड़ा हिस्सा है, और ट्रेनिंग दिमाग की भी होती है कि आप अपनी मेंटल ट्रेनिंग करो कि आप जो है लालच की तरफ मत भागो, कुछ नहीं मिलने वाला है। मेरी अब इतनी उम्र हो गई है, आई एम 61 नाउ, आई एम टेलिंग यू निधि, देयर इज नो रिक्वायरमेंट इन लाइफ, आई एम सो हैप्पी। मुझे किसी चीज की मुझे ये नहीं चाहिए कि मेरे पास एक लग्जरी यॉट हो या एयरक्राफ्ट हो, या क्या करना है, सब यहीं रह जाना एंड में। तभी तो ये जो कहते हैं ना, एक एक बार एक टीचर ने बच्चे से पढ़ा तो पूछा कि क्या करोगे, मैं पढ़ूंगा, बहुत ज्यादा अच्छी जॉब करूंगा, ये करूंगा, बोलता फिर बाद में क्या करोगे, बोलते फिर मैं नौकरी करूंगा, बहुत पैसे कमाऊंगा, ये करूंगा, बच्चे होंगे मेरे, इतना ये होगा, बिजनेस होगा, फिर क्या करोगे, फिर मैं इंजॉय करूंगा। बोलते इंजॉय करो, इंजॉय तो हमेशा करना चाहिए, इंजॉय जो है आपके दिमाग में है। बहुत से लोग जो है पूरी जॉब करते चले जाते हैं कि भाई अब इंजॉय करेंगे, इंजॉय करेंगे, रिटायरमेंट का टाइम आता है, रिटायरमेंट के 2 साल बाद चल देते हैं। तो क्या इंजॉय किया आपने? अगर आप अच्छी ट्रेनिंग कर रहे हो, स्वास्थ्य फिट, तो कहीं भी आप घूम रहे हो, एंजॉय, फैमिली के साथ एंजॉय, आजकल लोग फोन के साथ एंजॉय करते हैं। आप, मैं कई फोटो देखी है, लोग फोन में, पूरा घर बैठा हुआ है, सब लोग अपने अपने फोन में लगे हुए हैं, खाना क्या खा रहे हैं कुछ पता ही नहीं। तो मतलब आप एंजॉय, फोन अलग रख दो, फोन, छोटे छोटे बच्चों को फोन पकड़ा देते हैं माँ बाप, अब जब खुद देख रहे हैं तो वो बच्चों को कैसे मना करेंगे। तो ये आपके अंदर ट्रेनिंग बड़ी जरूरी है, एक तो ट्रेनिंग इंसान को लानी चाहिए, दूसरा अपनी रिक्वायरमेंट जो है लिमिट करो। और पहले लोग इतना खाते हैं, ये खा लो वो खा लो, ये बर्गर खाओ, ये किंग खाओ वो खाओ, उसके बाद डॉक्टर से फिर वेट स्लिमिंग करो, हजारों ये गोल्ड जिम चले जाओ, ये करो, क्या जरूरत है, कम रखो रिक्वायरमेंट। बहुत से लोग खाने की वजह से मोटे होते चले जाते हैं। तो आप अगर आप अपनी रिक्वायरमेंट कम रखोगे आप ठीक रहोगे। तो मेरा यही कहना है कि प्लस जहां भी ईमानदार, सबसे ज्यादा बड़ी बात जो है, आप, मैं लोगों से कहना चाहता हूँ, आपकी कंट्री एक है, आप पूरे वर्ल्ड में इंडियन जाने जाते हो, तो अपनी कंट्री की रिस्पेक्ट करो, अपनी कंट्री से प्यार करो, अपनी कंट्री के लिए कुछ भी करो। मेरा सबको यही संदेश है। आज भी हम अपनी कंट्री को बहुत प्यार करते हैं, हमेशा करेंगे, कभी मौका मिला तो अपनी कंट्री के लिए दोबारा भी मैं फौज में एक सिपाही की तरह भी लड़ने को तैयार। कितना प्यारा था ये।
थैंक यू सो मच निधि। सर आपने सब कुछ बहुत अच्छे से समझाया, एक्सप्लेन किया। आई होप ऑडियंस यहाँ से अगर थोड़ा सा भी सीख लेगी तो हम थोड़े से बेटर हो जाए। निधि हम बहुत खुश हुए आपसे मिलके। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। थैंक यू, आपने एपिसोड को एंड तक देखा। 3 चीज़ों की रिक्वेस्ट है आपसे। पहला तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है। दूसरा, हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि हम इस एपिसोड में क्या बेटर कर सकते थे एज़ अ टीम, और आप कैसे गेस्ट को हमारे चैनल पर देखना चाहेंगे। तीसरा, इस एपिसोड को एटलीस्ट किसी एक पर्सन को ज़रूर शेयर कीजिएगा, जो कि इस एपिसोड से कुछ इम्पैक्टफुल सीख सकता है आपके हिसाब से। तब तक स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड कमिंग आउट सून। हर हर महादेव।